बिहार बोर्ड कक्षा 10 के जितने भी पाठ हैं हिंदी के, उन सभी का विधा जो होता है, यानी निबंध है कि कहानी है कि कविता है, सब आपको याद करवाया जाएगा। साथ ही साथ जो उसके लेखक या कवि है उसको भी याद करवाया जाएगा, एकदम ट्रिक प्लस कॉन्सेप्ट दोनों को जोड़ के। तो एकदम बिल्कुल आपको कुछ नहीं करना है, बस वीडियो को देखना है, सब कुछ याद करवा दूंगा मैं आपको, और टेस्ट लेके ये प्रूफ भी कर दूंगा इसी वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो ये क्या है, निबंध है, कहानी है कि क्या है? तो सबसे पहले देखिए, ये पाठ आप लोग पढ़े होंगे, तो इसमें क्या कोई कहानी है क्या? कहानी मतलब क्या होता है, जैसे कोई आदमी गया, उसके साथ कोई घटना घटा, फिर वहाँ से वो निकला, किसी से बात किया, ये सब चीज़ होता है कहानी। तो इसमें ऐसा कुछ है नहीं, इसमें तो सीधा जातिवाद के बारे में बताया गया है, तो इसमें कहानी नहीं हो सकता, तो ये हो गया निबंध। बस कविता है नहीं, क्योंकि कविता किस तरह का होता है, पद होता है, वो लंबा होता है, तो कविता नहीं है, तो क्या बच गया, निबंध। तो इस तरह से आपको याद कर लेना है, एकदम आसान है, समझ गए? और इसको कौन लिखा है? तो भीमराव अंबेडकर। आपको पता ही होगा कि भीमराव अंबेडकर जातिवाद के लिए जाने जाते हैं, ये दलितों का काफ़ी उत्थान किए थे। तो ये एकदम इसमें ट्रिक क्या, पहला चैप्टर है, ये आपको याद ही हो गया होगा, उम्मीद करता हूँ। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। और सेकेंड है हमारा विष के दांत, यानी नलिन बिलोचन शर्मा। तो इसको देखिए कैसे याद करना है, पहले लेखक का नाम याद करवाता हूँ। तो देखिए, 20 के दांत, तो 20 को आप 20 समझिए, 20 होता है ना नंबर 20, तो 20 मतलब आप 20 थोड़ा देर के लिए समझिए, क्योंकि बाद में तो आपको कहानी पढ़िएगा तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, लेकिन यहाँ ट्रिक से याद करवाता हूँ। देखिए 20 को आपको समझना है, 20 के दांत, यानी उसको 20 ही दांत हैं। नलिन एक लड़का है, उसका 20 ही दांत है, ऐसे आप समझिए। नलिन एक लड़का है जिसका 20 ही दांत है, तो 20 दांत रहेगा, तो आपको अगर मान लीजिए आपका 20 ही दांत रहेगा, तो आपको क्या होगा, शर्म होगा हमेशा, क्योंकि 20 दांत है तो बीच बीच में गैप रहेगा, तो आपको शर्म होगा। तो वही समझिए, 20 के दांत, तो नलिन एक लड़का है जिसका सिर्फ 20 ही दांत है, इसलिए उसको क्या होता है, शर्म होते रहता है। अब देखिए एग्जाम में ऑप्शन रहता है, तो आपको सीधा क्लिक करेगा दिमाग में, एकदम कन्फ्यूज आप होइएगा ही नहीं, और बाकी कहानी पढ़ लीजिएगा तो ऐसे ही कॉन्सेप्ट से भी याद हो जाएगा। समझ गए आप? तो ये ट्रिक आपको काफ़ी काम देगा, आप कन्फ्यूज नहीं होइएगा। तो देखिए 20 के दांत क्या है, नलिन बिलोचन शर्मा द्वारा लिखा गया है। अब ये है क्या, तो समझिए, ये एक कहानी है। क्या है, कहानी है। तो इसको भी समझाता हूँ, देखिए कॉन्सेप्ट से इसको समझिए। इसमें क्या होता है, कासू रहता है लड़का, सेन साहब, उसकी पुत्रियाँ, और उसका एक नौकर रहता है, और उस तरह से एक कहानी है ये पूरा। उसमें वो उसका कैसा कैरेक्टर है, उसका जो पुत्र है कासू का, वो एकदम अपवाद रहता है नियमों का, एकदम कहानी है, ये आप पढ़िएगा तो एकदम कहानी ही है। तो इसको कहानी ही बोलेंगे, कि निबंध तो है नहीं, क्योंकि इसमें कैरेक्टर है, उसका अपना रोल है, और इस तरह से गुना हुआ कहानी है, तो ये कहानी ही है। इस तरह से कहानी और निबंध में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। इसमें जो कन्फ्यूज़ होते हैं, पता नहीं उसका क्या कैसा दिमाग है, कहानी और निबंध में बहुत का फ़र्क होता है। तो उम्मीद है आपको ये क्लियर हो गया होगा। आगे अगले चलते हैं, मैक्स म्यूलर। तो इसको आप कैसे याद करिएगा, ये समझिए। और पाठ का नाम है भारत से हम क्या सीखें, और ये क्या है, भाषण है। तो देखिए आप कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, भारत से हम क्या सीखें, इसको समझिए। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, अब किसी दूसरे के बारे में सीखना हो तो हम बोलते हैं हमें अमेरिका से ये चीज़ सीखना चाहिए। अब पड़ोस वाले लड़के से, जैसे आपकी मम्मी बोलती होगी, अब तुम ये सीखो, वो फलाने का लड़का कितना अच्छा है। तो हम लोग कुछ सीखते हैं तो किसी दूसरे से सीखते हैं। तो देखिए यहाँ पे बोला गया भारत से क्या सीखें, तो भारत का आदमी थोड़े बोलेगा भारत से हमें ये सीखना चाहिए, तो वो तो दूसरे देश का ही आदमी बोलेगा। तो यहाँ पे दूसरे देश का आदमी कौन है, मैक्स म्यूलर, जो कि जर्मनी का था। तो इस तरह से ये, तो इंडियन कोई नहीं होगा इस चैप्टर में, जितना भी है सब तो भारतीय हैं, सिर्फ एक मैक्स म्यूलर ही विदेशी है, तो यही हो जाएगा मैक्स म्यूलर। ठीक है, ऑप्शन में जैसे ही विदेशी दिखे तो वो उसी में टिक मारिए, नाम नहीं याद रहे तो। मैं मान के चल रहा हूँ कि आप एकदम पढ़ने वाले बच्चे नहीं, आपको एकदम पढ़ने में मन नहीं लगता है, हर तरह का बच्चा होता है, तो आपके लिए ही वीडियो है ये, और जो पढ़ने वाले हैं उनके लिए भी है, क्योंकि उनका और अच्छा कॉन्सेप्ट हो जाएगा और कन्फ्यूज़ नहीं होइएगा। तो इस तरह से आप वीडियो को देखते जाइए। इंग्लिश का भी इसी तरह से बना दिया हूँ, क्योंकि इंग्लिश तो बहुत कम बच्चे पढ़ते हैं, तो इंग्लिश में भी ये काफ़ी फ़ायदेमंद होगा सबके लिए। तो इंग्लिश का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये है क्या, तो कहानी तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि कहानी का कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दिया हूँ। तो इसमें कहानी जैसा कुछ नहीं है, इसमें पूरा भारत के बारे में बताया गया है। तो ये क्या है, भाषण है। तो देखिए दो ऑप्शन बचेगा, या तो निबंध या तो भाषण, क्योंकि और कुछ तो हो नहीं सकता है। तो ये भाषण है। क्या है, भाषण है। तो देखिए दूसरे देश का आदमी क्या भारत में आता है तो क्या देता है, भाषण देता है। तो ऐसे आप सोच सकते हैं कि दूसरे देश वाला इंडिया लोग के लिए निबंध थोड़े लिखेगा, वो तो भाषण ही देके चला जाएगा। तो ऐसे आप समझ लीजिए, ठीक है। तो ये एकमात्र भाषण है आपके पाठ में, यही। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला है हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो ये एक ललित निबंध है, इसको कैसे समझिए, देखिए। तो इसमें कहानी तो होगा नहीं, निबंध ही होगा। निबंध में कौन सा निबंध है, ललित निबंध। तो इसको समझिए, ललित निबंध क्यों है ये।
तो इसको आप ट्रिक से याद कर सकते हैं कि नाखून में हम लोग क्या करते हैं, लाल लाल नेल पॉलिश लगाते हैं, तो ललित निबंध, तो ललित नेल लाल 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 ललित निबंध, निबंध नेल पॉलिश। इस तरह से आप क्लिक कर सकते हैं दिमाग में कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो ललित लाल लाल नाखून हम लोग क्या करते हैं, उसको कलर करके करते हैं। ठीक है, इस तरह से ये हो जाएगा। और इसको लिखे कौन है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब देखिए इसको याद करने का एकदम सिंपल तरीका है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो नाखून बढ़ाते हैं तो हम लोग को क्या स्कूल में मिलता था बचपन में, पनिशमेंट। जैसे बड़ा बड़ा नाखून रहता था तो हम लोग को डांट के कटवा दिया जाता था। तो वही बात है, नाखून अगर बढ़ाओगे तो 1000 रुपया फाइन लगेगा, इस तरह से। क्योंकि अब तो मारने वाला ज़माना रहा नहीं, अब शिक्षक मारते नहीं है ज़्यादा, तो अब फाइन लगाएंगे कितने का, 1000 रुपया का। आपको पता नहीं है, आपको याद हो रहा है। जैसे ही आप ऑब्जेक्टिव देखिएगा आपके दिमाग में फटाक से क्लिक करेगा, नहीं तो मैं खुद टेस्ट लूँगा इस वीडियो के बाद, देख लीजिएगा आपको याद हो रहा है, आपको खुद पता नहीं चल रहा है। मैं कोई लाइन सेंटेंस आपको याद करवा के नहीं बोल रहा हूँ, आपको मैं वर्ड टू वर्ड कनेक्ट कर रहा हूँ। और यही सबसे बेहतरीन ट्रिक होता है कि आप क्वेश्चन में ही उसका आंसर को ढूंढ लें, तो यही सबसे शानदार होता है। वरना क्या होता है, बहुत सारा ट्रिक वीडियो होता है जो जीके वगैरह का भी होता है, उसमें क्या होता है, पूरा सेंटेंस रहता है जो कि हमारे वो लाइन ही हमें याद नहीं आएगा, तो ढूंढेंगे कैसे। तो वर्ड टू वर्ड कनेक्ट करना ये सबसे बेहतर होता है ट्रिक के मामले में। तो समझ गए, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नाखून क्यों बढ़ते हैं, 1000 रुपया फाइन लगेगा अगर नाखून बढ़ाओगे तो। और ये ललित निबंध है क्योंकि लाल लाल हम लोग नाखून को रंगते हैं। ठीक है, इस तरह से याद कर सकते हैं। और अगला देखिए नागरी लिपि। तो सबसे पहले इधर देखिए, ये कहानी नहीं हो सकता है क्योंकि इसमें भी कोई देखिए कहानी का पहला लक्षण क्या है, उसमें बहुत सारे पात्र होगा, यानी एक आदमी, 2 आदमी, 3 आदमी, 4 आदमी, उसका कुछ नाम होगा। ये कहानी का पहला लक्षण होता है। जिसमें ये चीज़ नहीं रहे तो ज़्यादा चांस है कि वो निबंध ही होगा। तो देखिए नागरी लिपि में ऐसा कुछ नहीं है कि कोई कैरेक्टर नहीं है इसमें, बस इसमें नागरी लिपि के बारे में बताया गया है। तो ये क्या है, निबंध है। ठीक है, भाषण हो नहीं सकता है, भाषण एक ही था, मैक्स म्यूलर जो दिया था, भारत से हम क्या सीखे, इस तरह से। तो नागरी लिपि क्या है, निबंध है। ठीक है, और इसको लिखे कौन है, तो गुणाकर मूल्य। तो इसको आप समझिए कैसे ट्रिक जोड़िएगा आप। इस वर्ड में देखिए गुणाकर मूल्य, इसमें कौन सा शब्द है जो आप पकड़ सकते हैं, जिसको जो आपके लिए ज़्यादा फ्रेंडली है, जिससे आप ज़्यादा व्यवहार में लिए हैं। तो इसमें आप सीधा देख सकते हैं मूल्य, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो गुना एकमात्र वर्ड है जिसे आपको क्लिक कर सकते हैं आप कुछ, तो गुना को इसमें से ले लीजिए, गुना। और देखिए नागरी लिपि, तो नगर में आपको रहना है तो आपको गुना आना चाहिए, क्योंकि नगर में सब पढ़े लिखे लोग रहते हैं। आपको गुना भी नहीं आ रहा है तो आप कैसे नगर में रहिएगा, शहर में कैसे रहिएगा। तो नगर में रहना है तो मल्टीप्लाई सीख लीजिए, गुना सीख लीजिए। तो वही है गुणाकर मूल्य नागरी लिपि। एकदम ऑप्शन देखते ही आपके दिमाग में क्लिक करेगा। 1 मिनट सोचिएगा, आपको याद आ जाएगा। कितना भी आप भक में रहिएगा फिर भी 1 मिनट सोचिएगा तो भी आप क्लिक कर लीजिएगा। तो गुणाकर मूल्य क्या लिखे थे, नागरी लिपि। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए अगला देखिए, अमरकांत द्वारा लिखा गया बहादुर। तो बहादुर क्या है, कहानी है। बहादुर क्या है, कहानी है। ये देखिए, ये तो एकदम पता ही होगा आपको कि बहादुर एक नौकर का नाम रहता है जिसको लाया जाता है, फिर उसके साथ उस घर में शुरुआत में अच्छा व्यवहार होता है, बाद में उसके साथ काफ़ी बुरा व्यवहार होता है। बाद में वो क्या करते हैं, मजबूर होकर बहादुर जो होता है उसका घर छोड़ देता है, जिसके बाद लेखक को बहुत ज़्यादा कष्ट महसूस होता है, दुख महसूस होता है। तो ये कहानी है, क्लियर पता चला ये कहानी है। मान लीजिए अगर कोई बहादुर शीर्षक देखिए, किसी नौकर के जीवन के बारे में बताया जाता है, सिर्फ जो नौकर का सोच इस तरह से होता है, नौकर इस तरह से सोचता है, तो वो निबंध होता है। लेकिन इसमें तो बहादुर एक लड़का है जिसके बारे में बताया गया है। तो ये क्या है, एक कहानी है, इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए। और इसको लिखा कौन है, इसको ट्रिक से जोड़िए। चलिए देखिए, इसको लिखे अमरकांत। अब इसको वर्ड टू वर्ड कैसे कनेक्ट कीजिएगा, देखिए। तो यहाँ पे अमरकांत को आप देखिए, अमर अमरकांत। तो कांत से आप कुछ रिलेट नहीं कर पाएंगे। कांत मतलब क्या, कांत कुछ नहीं होता है, कांत तो एक टाइटल होता है, आपको अगर पता होगा, जैसे सुंदरकांत, मतलब नाम के आगे लगता है, ये सिंपल। तो अमर आप इसको रिलेट कर सकते हैं कि अमर, हाँ अमर मतलब क्या होता है, जैसे बोलते हैं सुभाष चंद्र बोस अमर रहे, गांधी जी अमर रहे। तो अमर होना मतलब कि कोई जब मरने के बाद भी हमें हमारे मन मस्तिष्क में रहे, हम उसको याद रखें सालों साल, तो उसको क्या बोलते हैं, अमर। तो अमर मतलब हम लोग को पता है। और बहादुर, तो अगर आप बहादुर रहिएगा तो आप अमर हो जाइएगा, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस बहादुर थे, भगत सिंह बहादुर थे, तो अमर है ना आज। तो बहादुर, अगर अमर होना है तो बहादुर होना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी बड़ा काम आप तभी कर पाइएगा जब आप क्या करिएगा, आप बहादुर रहिएगा, आप डर से पे अपना विजय कायम कीजिएगा। तो जो लोग भी बहादुर होते हैं वो क्या होते हैं, अमर होते हैं। तो बस इतना ही याद करना है, बहादुर होना है तो अमर हो जाइए, अमर होना है तो बहादुर बनिए। इस तरह से देखते ही आपको याद हो जाएगा, मेरा बात आपको याद आएगा। तो उम्मीद है आप इसमें नहीं कंफ्यूज होइएगा, एकदम आसान, आपको पता नहीं है, याद हो रहा है, और किसी जन्म में आप भूलिएगा नहीं, इतना आसान है। और इस तरीके को आप सीख गए तो आप कुछ भी याद कर सकते हैं, कुछ भी मतलब कुछ भी। अब जीके याद करना हो, कोई ऑब्जेक्टिव याद करना हो, अब घंटों उसी को पढ़ते हैं, इससे बढ़िया ट्रिक से आप जोड़ लीजिए, फटाक से याद हो जाएगा आपको। ये बहुत सही तरीका है।
वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इंग्लिश वाला वीडियो भी देखिए। अगला देखिए परंपरा का मूल्यांकन, जिसको लिखा है रामविलास शर्मा। अब देखिए ये पहली बात कहानी और निबंध में इसको देख लीजिए कि निबंध है कि कहानी। सिंपल बताइए कि परंपरा का मूल्यांकन में एक भी पात्र है, उसमें कोई कैरेक्टर आपको याद आ रहा है कि इस नाम का कोई आदमी था और इस नाम का था, कुछ ऐसा नहीं है। इसमें सीधा सीधे ज्ञान दिया गया है परंपरा का मूल्यांकन में, तो ये क्या हो गया, निबंध हो गया। ठीक है, जहाँ ज्ञान रहे वहाँ समझ जाए निबंध है। और इसको लिखे कौन है उससे कनेक्ट कीजिए। देखिए रामविलास शर्मा, तो इसमें देखिए इसमें परंपरा का मूल्यांकन जिसको लिखे हैं रामविलास शर्मा, तो इसमें कनेक्ट कीजिए। राम तो राम भगवान है और विलास शर्मा, तो दो ट्रिक है इसके लिए, दोनों ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। देखिए पहली बात, अगर हम राम से लेंगे तो राम जी क्या करते थे, परंपरा को एकदम फॉलो करते थे। वो परंपरा के बारे में बहुत सोचते थे, इसलिए वो बहुत सारे निर्णय लिए ताकि समाज में उसका अच्छा उदाहरण जाए। ठीक है, जैसे वो उसके पिताजी वनवास जब बोलते नहीं है जाने के लिए, फिर भी वो चले जाते हैं, क्योंकि वो चाहते थे अगर वनवास नहीं जाएंगे, मतलब पिता के आज्ञा का पालन नहीं करेंगे और राजा बनने के लालच में वो चाहते तो वनवास नहीं जाते, लेकिन फिर भी वो जाते हैं, क्योंकि अगर वो नहीं जाते तो परंपरा खराब हो जाता, लोग क्या उदाहरण देते हैं। तो वो परंपरा के बारे में राम जी बहुत ज़्यादा सोचते थे। तो रामविलास शर्मा, तो परंपरा का मूल्यांकन राम से आप रिलेट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए ये आपसे रिलेट नहीं हो पाता है तो दूसरा देखिए, इसी में अगला वर्ड है विलास और शर्मा। तो विलास का मतलब क्या होता है, भोग विलास, मतलब हम लोग जो ऐसे मौज करते हैं, लग्जूरियस लाइफ जीते हैं, उसको क्या बोलते हैं, विलास। तो भोग विलास। तो आज के समय में परंपरा क्या हो रहा है, एकदम टूट रहा है। हम लोग बोलते हैं परंपरा को हम लोग खोते जा रहे हैं। तो क्यों खोते जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग विलास कर रहे हैं, एकदम विलास में, भोग विलास में लीन है। तो इससे भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, आपको जो सही लगे वो ट्रिक आजमाइए। अगला देखिए, जित जित मैं निखरता हूँ, यहाँ देखिए 8 नंबर। तो इसको कैसे याद कीजिए, ये कहानी नहीं है क्योंकि इसमें बिरजू महाराज अपने बारे में बता रहे हैं, तो कहानी में तो ऐसा कुछ होता नहीं है। कहानी में बहुत सारा पात्र होता है, इसमें सिर्फ बिरजू महाराज है। कहानी मतलब और ट्रिक देखिए, चलिए मान लीजिए आपको लगता है कहानी है तो ट्रिक से इसको क्लियर कर लीजिए। देखिए जित जित मैं निखरता हूँ, ये क्या है, साक्षात्कार है। तो आप ऐसे ट्रिक से समझिए इसको, साक्षात्कार। तो इसमें साक्षात है, साक्षात के बाद हमारे दिमाग में क्या आता है, आप मन में सोचिए, आप आज से पहले अगर साक्षात कहीं पढ़े होंगे तो कहाँ पढ़े होंगे, किसी कहानी में कि साक्षात भगवान ने दर्शन दिए या साक्षात राजा ने दर्शन दिए, यहीं पे पढ़ते हैं हम लोग साक्षात ऐसे ही। तो साक्षात कौन दर्शन दिए, महाराज ने। तो महाराज साक्षात दर्शन दिए, जिस वजह से वो जित जित निखर गया, क्योंकि महाराज आएंगे तो वो कुछ भी मांग सकता है, भगवान आएंगे दर्शन देंगे, तो साक्षात भगवान आ जाएंगे तो हम लोग क्या वरदान मांगेंगे, तो उसे हम लोग निखर जाएंगे। तो महाराज साक्षात दर्शन दिए, जिस वजह से क्या हुआ, ये जित जित निखर गए, मतलब ये अपने अंदर इंप्रूवमेंट ले आए। इस तरह से आप ट्रिक से इसको याद कर सकते हैं, नहीं तो आपको ऐसे ही याद हो रहा है तो बहुत बढ़िया, बिरजू महाराज जित जित मैं निखरता हूँ। चलिए अगला हम लोग बढ़ते हैं, अशोक वाजपेयी, और ये क्या लिखे हैं, आविन्यो, और ये क्या है इसको समझिए। चलिए इसको मैं बताता हूँ, देखिए तो आविन्यो ये क्या है, ललित रचना। तो इसको समझिए, राइटर का नाम देखिए अशोक वाजपेयी। तो अशोक चक्र आप सुने होंगे, वाजपेयी तो टाइटल है, अशोक से आप क्या कर सकते हैं, अशोक चक्र। तो अशोक चक्र क्या है, एक ललित रचना है। रचना यानी जैसे हम लोग गणित में पढ़ते हैं रचना, कंस्ट्रक्शन जो होता है, तो रचना, अशोक चक्र कैसे दिखता है, इस तरह से। तो ये क्या है, एक तरह से ये सब क्या है, रेखाखंड है एक तरह का, ये भी रेखाखंड, ये भी रेखाखंड, इस तरह से ये क्या है, रचना हो गया एक। तो अशोक चक्र यानी अशोक चक्र से आप रिलेट कर सकते हैं। तो ये क्या है, एक ललित रचना। और चैप्टर का नाम है आविन्यो। तो आविन्यो क्या है, ललित रचना। और आविन्यो अ से आप रिलेट कर सकते हैं अशोक वाजपेयी, क्योंकि बाकी सबका तो ट्रिक आपको दे ही दिया गया है। तो आविन्यो अशोक वाजपेयी, आपसे गलत नहीं होगा। विनोद कुमार शुक्ल ये लिखे थे मछली और ये कहानी। देखिए मछली कहानी है, आपको पता ही होगा, इसमें लेखक रहता है, उसकी एक बहन रहती है, वो मछली खरीदने जाता है बाजार में पिताजी के साथ, इस तरह से कहानी है ये। तो क्लियर कहानी है, क्योंकि बहुत सारे कैरेक्टर हैं और घटना हो रही है एक के बाद एक। तो ये क्या है, कहानी है। और विनोद कुमार शुक्ल इसको लिखे हुए हैं। तो देखिए मछली खाने के लिए इसका बहुत सारा ट्रिक। देखिए मछली अगर आपको खाना है तो इसके लिए शुल्क, इसको आप शुल्क पढ़िए, शुल्क देना पड़ेगा, यानी पैसा देना पड़ेगा, फ्री में तो मछली आएगा नहीं। इस तरीके से याद कर सकते हैं। और नहीं तो मान लीजिए आपको मछली खाते हैं तो आपको क्या होता है, विनोद मिलता है। विनोद मतलब एकदम खुशी आपको मिलता है, तो ऐसे भी याद कर सकते हैं, दो तरीका है। अगला देखिए, नौबत खाने की इबादत। नौबत खाने की इबादत, इसको कौन लिखे हैं, यतीन्द्र मिश्र। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे याद करेंगे। तो नौबत खाने की बात है, नौबत खराब किसका होता है, हम लोग बोलते हैं कैसा नौबत आ गया है, तो ये किसका हो सकता है, किसी व्यक्ति का हो सकता है। तो व्यक्ति चित्र, इस तरह से
किसी व्यक्ति का होगा। कहानी तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये काफ़ी अलग ढंग से लिखा गया है। तो नौबत खाने की इबादत क्या है? व्यक्ति चित्र। आपका इस टॉपिक से एक भी नंबर नहीं जाएगा, ये याद रखिएगा। आप क्लास में कभी भी टेस्ट भी मान लीजिए किसी भी टीचर का आप यूट्यूब पे देख रहे हैं वीडियो ऑब्जेक्टिव वाला, कभी भी या फिर ऑफलाइन आपसे टीचर पूछता है इस तरह का प्रश्न, आपसे गलत हो जाए तो आके इस वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा कि मेरा गलत हो गया। इस वीडियो को आप देख रहे हैं ना, जिस दिन आपका गलत हो गया इस टॉपिक में, कभी भी कोई पूछे, आपका फ्रेंड दोस्त पूछे, टीचर पूछे, यूट्यूब पे आप टेस्ट दे रहे हैं, एग्जाम हॉल में बैठ के दे रहे हैं, परीक्षा में अर्धवार्षिक परीक्षा में दे रहे हैं, कहीं भी अगर आपको इस टॉपिक में कोई गड़बड़ होता है तो आप इस वीडियो पे आइए और कमेंट कीजिए। आपको अगर लग रहा है कि एकदम याद हो रहा है आपको, ये एकदम टेस्टेड तरीका है, आप खुद से झाँप के पढ़िएगा, आपके लिए एकदम हलवा हो जाएगा ये। तो एकदम याद रखिए इस चीज़ को। जैसे ही ऑप्शन आपको नजर आएगा ना कि आपका दिमाग एकदम खुल जाएगा। तो देखिए, नौबत किसका खराब होता है? किसी व्यक्ति का। बोलते हैं मेरा नौबत इतना खराब हो गया, तो ये क्या हो गया? व्यक्ति चित्र। और दूसरा यह यतीन्द्र मिश्र। तो यतीन्द्र से तो कुछ हमें याद नहीं आएगा, मिश्र से हाँ मिश्री आप सोच सकते हैं, क्योंकि मिश्र मिश्री एक जैसा है। तो खाएंगे हम लोग क्या? मिश्री। तो यहाँ पे लास्ट में क्या है? खाना, खाने, नौबत खाने। तो नौबत खराब हो जाएगा तो सिर्फ मिश्री खा के पेट भरना होगा, क्योंकि टाइम तो खराब चल रहा है। तो ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं, नौबत खाने की इबादत यतीन्द्र मिश्र। इस तरह से एक ही है इस चैप्टर, इसका मतलब आपके पाठ में मिश्र वाला एक ही लेखक है, बाकी किसी में मिश्र है नहीं, कोई द्विवेदी है तो कोई शर्मा है। ठीक है, अगला है हमारा महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया क्या है? शिक्षा और संस्कृति। तो इसको देखिए कैसे याद करिएगा आप। तो इसके तो नाम में ही शिक्षा शास्त्र है, तो यहाँ तो कोई गलती होगा नहीं। शिक्षा और संस्कृति, शिक्षा शास्त्र। ठीक है, और महात्मा गांधी इसको लिखे हैं, इसको कैसे आप याद कीजिएगा? तो देखिए अगर आपको याद है तो बहुत बढ़िया, नहीं याद है तो देखिए, महात्मा लोग जो होते हैं, जो महात्मा होते हैं, साधु महात्मा, उनको क्या रहता है? संस्कृत बहुत ज़्यादा आता है। तो संस्कृति से आप संस्कृत रिलेट कीजिए, और जो महात्मा होंगे उन्हीं को संस्कृत आता है। पंडित जी ये लोग जो होते हैं, हम लोग को तो संस्कृत आता नहीं ज़्यादा, तो वो लोग को क्या आता है? संस्कृत आता है। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं महात्मा गांधी, तो शिक्षा और संस्कृति, और ये क्या है? शिक्षा शास्त्र। अब देखिए, अब मैं आपसे टेस्ट लेता हूँ। टेस्ट क्या आपको ऑब्जेक्टिव रहेगा, ऑप्शन रहेगा, तो आपको पता चल जाएगा। टेस्ट नहीं लेता हूँ इस वीडियो में, क्योंकि ज़्यादा टाइम लग जाता है उसको बनाना और ऑप्शन डालना, और वीडियो भी लंबा हो जाता है। तो आप भरोसा रखिए, आपको याद हो गया है। आपको मैं बोल दिया ना, जब कभी गलती हो तो आपके आके कमेंट कीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम काव्य खंड में चलते हैं। ज़्यादा नहीं है इसमें, बहुत कम है। इसको देखिए, इसके लिए ट्रिक आपके लिए हार्ड हो जाएगा, इसको ऐसे ही याद कीजिए। देखिए आपको कैसे याद होगा, मैं आपको तरीका बताता हूँ। इस वीडियो का स्क्रीनशॉट लीजिए, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ही लीजिए। मान लीजिए आपके पास बुक अभी नहीं हो, या बाहर खेलते कहीं बाहर हो, सीधा स्क्रीनशॉट लीजिए और सिर्फ मेरे कहने पे 4 मिनट दीजिए इसको। कितना मिनट? 4 मिनट। सिर्फ 4 मिनट इसको मन से पढ़िए, बिना इधर उधर ध्यान भटकाए। 4 मिनट याद हो जाएगा आपको, एकदम इतना आसान है ये। 4 से 5 मिनट में आपको याद हो जाएगा, और ना सिर्फ याद होगा, हमेशा याद रहेगा। क्योंकि अब आपके लिए छांटना आसान हो गया है, 4 ऑप्शन रहेगा तो 2-3 आप छांट सकते हैं, फिर भी इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता हो गया जो पाठ वाला कौन सा है, मतलब गद्यखंड कौन कौन सा है, तो गद्यखंड वाला हटा दीजिएगा, और जो बचेगा उसमें आप एलिमिनेट करके भी कर सकते हैं। मतलब आपके लिए काम आसान हो गया, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में 4 ऑप्शन रहता है। तो मतलब आपके लिए इस टॉपिक में आप कोई नंबर नहीं कटेगा, इतना आप यकीन रखिए। तो चलिए वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पे मैं ना सिर्फ आपको पढ़ाता हूँ, बल्कि कोशिश करता हूँ कि जो क्लास में पढ़ा रहा हूँ उसको तभी के तभी याद करवा दूँ। क्योंकि देखिए, पढ़ना बड़ी बात नहीं है, आप पढ़ लीजिएगा, नोटबुक में लिख भी लीजिएगा। समस्या है रिवीजन करना और उसको दिमाग में रखना। ज़्यादातर बच्चे, आप पिछला क्लास के बारे में सोचिए, सब टीचर पढ़ाते हैं, लिखवाते भी हैं, लेकिन समस्या ये होता है कि वो याद नहीं करवा पाते हैं, और बच्चे भी याद नहीं करते। नोटबुक में फेयर भरा का भरा ही रह जाता है और परीक्षा आ जाता है। तो ये गलती आपको नहीं करना है। जो भी पढ़ना है आपको आपके दिमाग के अंदर रखना है, क्योंकि वही काम देगा। अगले क्लास में जाएगा तो नोटबुक फेंका जाएगा, लेकिन आप जो सीखिएगा वो आपको जीवन भर काम देगा, और परीक्षा में भी काम देगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।